को बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है कंट्री का, जो इंडिया में आरबीआई है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका मेन मकसद क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। बट एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि सर आप ऑल फॉल में मत बनाओ, एक दो लाइनों में मत बनाओ, इसके ऊपर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाओ। तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई जाएगी, उसका मकसद कोई प्रॉफिट कमाना थोड़ी ना होगा, उसका मकसद अच्छा अच्छा ही होगा। तो हमने अच्छे अच्छे पॉइंट ही दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहला मकसद है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation wherein all persons who are able to work and willing to work at prevailing wage rate get work। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिल रहा है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। टू अचीव इट, लेवल ऑफ डिमांड एंड आउटपुट नीड टू बी सब्सटेंशियली रेज्ड। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट तक जाना है तो हमें डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा मार्केट में, और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में सामान की डिमांड होगी तो आउटपुट भी तभी ज़्यादा बढ़ेगी। आउटपुट बढ़ेगी तो मतलब जॉब्स लगेंगी लोगों की, माल ज़्यादा बनाने के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट तो होएगी ना। फॉर दिस पर्पज़ द गवर्नमेंट अडॉप्ट चीप मॉनिटरी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी या चीप मॉनिटरी पॉलिसी एक ही बात है, जिसके अंडर क्या होता है? अंडर विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बोथ फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंजम्पशन। तो इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट फॉलो करती है चीप मॉनिटरी पॉलिसी, मतलब चीप मनी पॉलिसी या चीप मॉनिटरी पॉलिसी। उसके अंडर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिए जाते हैं, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग लोन्स लेते हैं, इन्वेस्टर्स लोन लेते हैं, प्रोड्यूसर्स लोन लेते हैं। जब लोन लेंगे तो मार्केट में क्या होगा? ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। समझ गए ना बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सेकंड मेन जो मकसद है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का, वो है इकोनॉमी को ग्रो करना। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वेलफेयर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड राइज इन द रियल नेशनल पर कैपिटा इनकम। रियल इनकम पर कैपिटा, या फिर रियल नेशनल इनकम कह सकते हो, रियल पर कैपिटा इनकम कह सकते हो। तो क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। इन अंडर डेवलप कंट्रीज इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल आर लो। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का लो होता है, क्योंकि इनकम लो होती है। दिस इज एसोसिएटेड विद द लो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन दीज इकॉनमीज। ऐसा क्यों होता है? लो पर कैपिटा इनकम क्यों है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो क्यों है? क्योंकि इन कंट्रीज में, अंडर डेवलप कंट्रीज में, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ लो मेनली बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी लो क्यों है? क्योंकि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ऑन अकाउंट ऑफ लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन दीज इकॉनमीज फेल टू यूटिलाइज फुली देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा लो है, तो इन कंट्रीज़ में, मतलब अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो इंसान की स्किल्स हैं, उनको भी फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा नहीं होता। और क्या होता है? अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती इस टाइप की कंट्रीज़। Accordingly, the government adopts such monetary policy as may accelerate the growth rate of capital formation in the country। तो कोई भी अंडर डेवलप कंट्री जो है चीप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करके अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, ताकि जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कराया जा सके और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब प्राइस को स्टेबल करना, इतने ज़्यादा भी प्राइजेज ना हो जाएं, इतने कम भी ना हो जाएं, ठीक है ना। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो हम ये कहेंगे जो अनदर मेन ऑब्जेक्टिव जो है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है कि अपने कंट्री में, जिस कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बन रही है, उसमें प्राइस की स्टेबिलिटी रखी जाए। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स कंट्रोल ऑफ वाइड फ्लक्चुएशन इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो जनरल फ्लक्चुएशंस हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। फ्लक्चुएशंस अपसाइड भी हो सकती हैं, डाउन साइड भी हो सकती हैं। कंसिस्टेंटली अपवर्ड trend of price is called inflation is mainly worry of less developed countries या least developed countries like India। तो consistently upward rise in prices, अगर लगातार prices ऊपर बढ़ते जाते हैं उसे inflation कहते हैं। और inflation काफ़ी ख़तरनाक काम होता है किन के लिए? अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। देयर आर टू मेन फैक्टर्स अकाउंट फॉर प्राइस इन्फ्लेशन। दो मेन वजह होती है प्राइसेस के बढ़ने की। राइज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए काफ़ी ज़्यादा। दूसरा फॉल इन प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़ रही है और प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं हो रही तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही ना, ठीक है। इन्फ्लेशन aggravates the economic inequalities
causing great hardship to poor and economically weaker sections of the society. जब भी ये महंगाई आती है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एग्रीवेट मतलब बढ़ जाती है। किन के लिए? मिडिल क्लास के लिए और पुअर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसे वैसे ही नहीं होते, ऊपर से सामान सारे महंगे हो जाते हैं, तो उनको सर्वाइवल पे ही मतलब क्वेश्चन आ जाता है। इक्वली डेट्रीमेंटल इज द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन और फॉल इन प्राइस। इक्वली डेट्रीमेंटल मतलब जब प्राइजेस गिरते हैं वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए इक्वली खराब माने जाते हैं, एज इट लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्शन एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब खुद सोचो, डिमांड चीज़ की नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो प्राइजेस गिर जाएंगे, और प्राइजेस के गिरने से प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब फैल सकती है। समझ की बात? अब प्राइजेस गिरेंगे तो प्राइजेस क्यों गिरते हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है, मार्केट में सामान पड़ा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा, तो फर्दर प्रोडक्शन तो बंद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू एराडिकेट बोथ इन्फ्लेशनरी एज वेल एज डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज इन द सिस्टम। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मकसद स्टेबिलिटी है। इन्फ्लेशनरी मतलब प्राइस भागेगा, उसको भी कंट्रोल करना है, प्राइस बहुत ज़्यादा गिरेगा उसको भी स्टेबलाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर आप एडवांस लेवल पे सीख जाते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रेडी हो जाते हो, इंडिया के किसी भी कोने में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना। स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी मेन मकसद है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबलाइज करना। ठीक है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स to regulate foreign exchange reserves in a manner that imparts stability to a demand and supply parameters in the international money market। तो इसमें होता क्या है? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। कैसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो पैसे की आदान प्रदान मतलब आना जाना लगा रहता है, कंट्री में फॉरेन करेंसी से डील करता है। ठीक है ना? अब मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रेगुलेट किया जा सकता है इस हिसाब से कि वो डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। अभी मैं करंट एग्जांपल देता हूँ। आज हो रही है 24 मई 2022। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, 77 तक पहुंच गया था। अब हुआ क्या? आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है हमारे कंट्री का, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉलर मार्केट में सप्लाई कर दिए। मैंने अखबार में डाटा पढ़ा था, मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया कि कितने थे, काफ़ी ज़्यादा मिलियन बिलियन ऑफ डॉलर्स मार्केट में फेंक दिए और अपनी करेंसी बाय कर दी। तो सप्लाई ऑफ डॉलर ज़्यादा हो गया, उससे जो हमारे करेंसी की जो गिरावट थी उस पर कंट्रोल कर लिया। तो कई इकॉनमिस्ट हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, मगर वो तो गवर्नमेंट का है ना, जो गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में वही जो करेगी वही माना जाएगा। तो जब भी एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा हमारे कंट्री का ख़राब हो जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है ताकि डॉलर का रेट गिर जाए और हमारी करेंसी थोड़ी मजबूत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, In the capitalist and mixed economies, there are widespread inequalities in the distribution of wealth and income। तो पहली लाइन मैंने बताई है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में और मिक्स्ड इकोनॉमीज में इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिजल्ट द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दैट इज रिच एंड पुअर। तो जब अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा गैप होगा तो दो टाइप की क्लासेज ही रह जाएंगी ना, एक अमीर और एक गरीब। ठीक है, रिच क्लास एक्सप्लॉइट्स पुअर। जो रिच क्लास है, अमीर है, वो गरीब को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। मॉनेटरी पॉलिसी सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट इन अचीविंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू फास्टर डिलीवरी ऑफ क्रेडिट टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वीकर सेक्शंस को सस्ते रेटों पे लोन मतलब लोन अवेलेबल करवाती है। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको सस्ते में लोन देना, और ट्रैक्टर के लिए सस्ते में लोन देना। जो वीकर सेक्शंस हैं उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स प्रोवाइड करवाती है ताकि उनका भी बिजनेस चले और वो भी अमीर हो जाएं और जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है ये ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये होते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाओ और जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं, और अगर ये ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे, अब मैं आपको एज अ स्टूडेंट आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सोचिए कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव नहीं कर पा रहे तो कहाँ खामी है? हमारी गवर्नमेंट्स में खामी है या फिर उसकी एप्लीकेशन में खामी है? कहाँ खामी है? ये
टू कंट्रोल द फॉलोइंग 3 पैरामीटर्स। किसी भी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी जब बनाई जाती है वो 3 चीज़ों को हिट करती है, 3 चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। उसमें फर्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द करेंसी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स। सिंपल वर्ड्स में सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? जितनी भी करेंसी मॉनेटरी अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री ने जो है वो सप्लाई की होती है, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स का मतलब है जितने भी पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास एज अ डिमांड डिपॉजिट्स या चेकेबल डिपॉजिट्स पड़े हैं, जो कि आप चेक दे के निकाल सकते हो, ठीक है। Optimum supply of money requires that the central bank of the country adopts a flexible system of note issuing। एक ऑप्टिमम सप्लाई मतलब सटीक सप्लाई, जितनी चाहिए उतनी सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी पे। किसकी? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नोट इशूइंग। नोट इशू करना, नोट इशू करना किसका काम होता है? सेंट्रल बैंक का। वो सेंट्रल बैंक कितना नोट इशू कर सकता है या नोट इशू करना बंद कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये जो है सटीक मॉनेटरी पॉलिसी जो ऑप्टिमम सप्लाई को कंट्रोल करेगी, ठीक है। ऑल्सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस शुड बी एक्सपेंडेड टू फैसिलिटेट डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो ये कहता है कि भाई बैंकिंग सिस्टम को भी बढ़ाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें जमा कराएं। इन दैट वे ऑल्सो द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ मनी। आपने कभी सोचा जब भी आप पैसे को किसी से लेते हो उसके बदले आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ मनी भी कहा जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी हिट करती है या फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू अडॉप्ट चीप मॉनेटरी पॉलिसी या चीप मनी पॉलिसी इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने कंट्री में तरक्की करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को चीप मनी पॉलिसी मतलब सस्ते रेटों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और सस्ते रेटों पे लोन देना एनकरेज करते हैं। टू अवॉइड मिसयूज ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव्स बाय द स्पेकुलेटर्स एंड होल्डर्स, it is necessary that the policy of discriminatory rate of interest is pursued। सबको सस्ते रेटों पे ना मिले लोन, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। स्पेकुलेटर्स और होल्डर्स को अवॉइड करने के लिए सरकार या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब फलां एक तबके को या एक सेक्टर को सस्ते में लोन दे दिया और बाकियों को जिनके पास पैसा ज़्यादा है या जिस सेक्टर में पहले से पैसा ज़्यादा है उसको थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया। Low rate of interest are charged from the priority sectors, that is small industries, and high rate of interest be charged on loans for unproductive purposes and availability of money is reduced। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं उनसे जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं, जो भी हम प्लान बनाते हैं हम इन सेक्टर की तरक्की करेंगे उनको सस्ते रेटों पे लोन दे दिए जाते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियों को सस्ते रेटों पे लोन दे दिए जाते हैं। और जो अनप्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लोन लेने जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मर्सिडीज़ के लिए लोन लेने जा रहा हूँ या ऑडी के लिए लोन लेने जा रहा हूँ, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं करेंगे। मगर अगर मैं एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन के लिए ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ तो क्या पता वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सस्ता पड़े, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज जनरली sought to be raised during the inflation when expenditure needs to be curbed। तो ज़्यादातर क्या होता है? जब भी इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए जाते हैं ताकि मार्केट में लोन्स लोग कम लें। जब कम लोन लेंगे तो मार्केट में कम पैसा आएगा और प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कम पैसा आएगा तो डिमांड कम होएगी तो मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे आजकल मैं मई में हूँ 2022 में, ये टॉपिक आप पता नहीं कब पढ़ रहे हो, कभी भी सुन सकते हो, तो जब तक गूगल है ये चलेगा, ठीक है। तो मई 2022 में पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख रहे हो तो ड्यू टू कोरोना वायरस सारे के सारे कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने इतने लोन दिए, मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई। उसको कंट्रोल करने के लिए अब सारे कंट्रीज़ अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग डिप्रेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर्ड विद अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इससे उल्टा चलें तो जब भी डिप्रेशन का टाइम आता है, जब इकोनॉमी एकदम लो लेवल पे चल रही होती है, तो मार्केट में और ज़्यादा पैसा डालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा दिया जाता है ताकि लोग सस्ते रेटों में लोन्स लें और मार्केट में पैसा घूमे और सर्कुलेट हो, जिससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज़
क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू क्रेडिट कंट्रोल, कि किस किस को मनी अवेल करवाना है और किस किस को मनी अवेल नहीं कराना, ये क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इनवेरिएबली पीपल टेंड टू आइडेंटिफाई मॉनेटरी पॉलिसी एज द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो कई लोग तो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल ही है, कि इसके थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर ऑफ्टन अंडरस्टूड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो मैंने इसी प्लेलिस्ट में करवाए हुए हैं, वो सारे के सारे जो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है अगर मार्केट में पैसा कम है तो उसे बढ़ाना, और अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो उसे कम करना, ठीक है। तो थर्ड टारगेट जो होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। सेविंग तो हम सब करते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, उससे सिर्फ पैसे बचते हैं, बढ़ते नहीं है। दैट स्टार्ट्स विद इन्वेस्टिंग। दैट्स व्हेन माय डैड recommended the Grow app to me. You can get started in minutes with a free demat account and 0 annual maintenance charges. यहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। More than 1 crore people have already chosen Grow as their investment app. तो अब पैसे सिर्फ बचाओ नहीं, बढ़ाओ भी। Download Grow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा। ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद। लेकिन मेरे लाखों स्टूडेंट इस ऑप्शन को यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं। तो मैं को पायलट के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। ये एक ऐसा एआई टूल है जिसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, कहां पर? एमएस ऑफिस टूल्स के अंदर, तो चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आप चुटकी में पीपीटी बनाओगे। सिर्फ कमांड देना है, एक लाइन लिखना है, 10 से 15 स्लाइड रेडी हो जाएगा। वर्ड के अंदर कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कमांड देना है, ये खुद ब खुद किसी भी टॉपिक पे ड्राफ्ट रेडी कर देगा, उसकी समरी रिपोर्ट रेडी कर देगा। इवन एक्सेल के अंदर पिवट टेबल बनाना हो, ये बना के दे देगा। और एक दो नहीं, 1 मिनट के अंदर 34 रिपोर्ट्स बनाना हो, ये आपको मिनटों में वो रिपोर्ट्स बना के देगा। मेरे लाखों स्टूडेंट इस टूल का यूज करके अपनी जिंदगी आसान कर रहे हैं, अपनी सैलरी में ग्रोथ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रीलांसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यहाँ के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, डॉलर्स में, पाउंड्स में इनकी अर्निंग हो रही है। अगर सच में ग्रोथ चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं मेरे 3 आवर्स के इस वर्कशॉप के अंदर, जिसका नाम है एमएस ऑफिस टूल्स यूजिंग चैट जीपीटी इन एआई। इसके अंदर मैं आपको एक्सेल के बेसिक से लेके एडवांस फार्मूला सिखाऊंगा, लाइव आपको पीपीटी बनाकर बताऊंगा कि को पायलट और ऐसे बहुत सारे एआई टूल कैसे काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको रेडी भी करूंगा। आप कहोगे सर आपका कहना बिल्कुल सही है, आप हो कौन? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह, मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। 16 साल से इंडस्ट्री को ट्रेन कर रहा हूँ। 1, 2, 3 नहीं, 5 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ और 300 से भी ज्यादा कंपनीज को मैंने ट्रेन किया है। ये सारी कंपनीज आज मुझे एआई टूल्स की ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं और उनके एम्प्लॉइज, कुछ एम्प्लॉइज इस टूल को सीख रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है और बाकी सभी को कंपनियां निकाल रही हैं जॉब से। नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब नहीं जाए और आप एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो, इस वर्कशॉप को अभी क्लिक करो नीचे दिए गए साइन अप बटन पे। आप सोच रहे होगे कि सर मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूं लेकिन फीस बहुत तगड़ी होगी, सर बहुत ज्यादा फीस होगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों, पूरे भारत को एकदम मिनिमम अमाउंट पे मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। 199 रुपीज में ये पूरा 3 घंटे का वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी से क्लिक करो, क्योंकि फीस कम है तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, सीट फुल हो जाती है। तो आप क्लिक करो और सिर्फ 199 में पूरा वर्कशॉप, आपका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सोचो आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें एआई एंड चैट जीपीटी, आपका एचआर खुश, आपका बॉस खुश, कंपनी में आपको प्रमोशन, प्लस इस टूल का यूज करके आप अपने लाइफ को भी ग्रो कर पाओगे। और अभी आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 की फ्री बोनसेस भी मिलेगा। तो इंतजार किस बात का है? सीट फुल हो जाए उससे पहले अभी क्लिक कर लो, अदरवाइज ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, मैं राज सिंह आपका वेट करूंगा, आपका इंतजार करूंगा वर्कशॉप के अंदर।
सुनो, अगर एक हाई पेइंग जॉब चाहिए बिना एमबीए और वर्क एक्सपीरियंस के, तो एक अमेजिंग ऑप्शन बताता हूं। देयर इज अ फुल टाइम कोर्स कॉल्ड द हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो फिस्कल पॉलिसी के चैप्टर में से है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कि फिस्कल पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे फिस्कल पॉलिसी के टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको जाके बस लिंक क्लिक करना है, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 4 मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल। काफ़ी ज़्यादा बड़ा हिस्सा अपने जो पैसे होते हैं उसका टैक्स के थ्रू इकट्ठा करती है। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इन्फ्लुएंस थ्रू टैक्सेस। तो टैक्सेस एक इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है कि जितने भी मार्केट में पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, टोटल डिमांड है, वो टैक्सेस से असरदार हो सकती है। कैसे असरदार हो सकती है? अगर सरकार चाहती है कि टैक्सेस मतलब एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाए तो क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस। कई टाइप के टैक्सेस हैं। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बेसिकली कई टाइप के टैक्सेस हैं, मगर टोटल 2 टाइप हैं जिसमें सारे के सारे टैक्सेस आ जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगेगा वही भरेगा। जैसे इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगेगा, मैं ही भरूंगा। वेल्थ टैक्स, अगर मेरी कहीं कोठी है, अगर उसके ऊपर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स लगाती है तो मैं ही भरूंगा, कोई और नहीं भरेगा। ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं लगे किसी और के ऊपर और दिए किसी और ने। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर जो टैक्स होता है, जैसे इंडिया में जीएसटी है या सेल्स टैक्स है कहीं पे किसी और कंट्री में, तो वो लगता तो दुकानदार के ऊपर है, मगर प्राइस में ऐड करके वो हमसे निकलवा लेता है। समझ की बात? एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्सेस द रियल इनकम ऑफ द पीपल इज डिमिनिश्ड एंड सो ऑल्सो देयर एग्रीगेट डिमांड। तो जब भी टैक्स लगता है तो उनको जो कस्टमर है या कंज्यूमर है उनको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन टैक्सेशन मल्टीप्लायर। तो जो भी टैक्सेस किस तरीके से असर डालते हैं एग्रीगेट डिमांड पे, वो टैक्स मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर का अलग से चैप्टर है, वो लेके आऊँगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेशन मल्टीप्लायर इज नेगेटिव विच मीन्स फॉल इन टैक्सेशन इंक्रीजेज द नेशनल इनकम। तो जब भी टैक्स गिरता है उससे नेशनल इनकम बढ़ती है, क्योंकि टैक्स कम इकट्ठा करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। समझ गए बात? एंड राइज इन टैक्सेस डिक्रीजेज द नेशनल इनकम। तो जितना ज़्यादा सरकार टैक्स बढ़ाएगी उतना लोग कम खर्चा करेंगे, डिमांड कम करेंगे, तो उससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। इस वजह से नेशनल इनकम गिर जाएगी। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है इसका वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो जो पहला था वो था टैक्स, कि सरकार की आमदनी कहाँ से आ रही है। दूसरा है खर्चा, सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है, कैसे कैसे करती है। एग्रीगेट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो एग्रीगेट डिमांड है, पूरी इकोनॉमी में जो डिमांड है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी असरदार होती है। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड वाइस वर्सा। जब भी गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो होता क्या है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा करती है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट खर्चा कम कर दे तो मार्केट में कम पैसा आएगा, तो उससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो सरकार या गवर्नमेंट जब डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट से उठाती है तो डायरेक्टली मार्केट में पैसा इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड पर डायरेक्ट असर पड़ता है। दूसरा क्या है, public expenditure can also be incurred without buying goods and services, that is expenditure made on pension, scholarship, education, medical facilities by the government। तो इस टाइप के पैसे को ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ खरीदती नहीं है, बस मुफ्त में पैसा बांटती है। मुफ्त में इन द सेंस पेंशन बांट दी, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप बांट दी, वेलफेयर के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया। ठीक है। सच एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स को यूनिलेटरल पेमेंट्स भी कहते हैं। यूनी मतलब वन साइडेड पेमेंट होती है, उसके बदले गवर्नमेंट कोई गुड या सर्विस नहीं हासिल करती। विच हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। कैसे? इसका जैसे जिसको पेंशन मिली या जिसको स्कॉलरशिप मिली वो भी तो खर्चा ही करेगा ना, तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट कर्जा कहाँ कहाँ से लेती है। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक डेट पॉलिसी।
जो एग्रीगेट डिमांड है पूरी इकॉनमी की डिमांड, वो जो हमारी डेट है, जो कर्जा सरकार लेती है, उस पर भी डिपेंड करता है। पब्लिक डेट इज ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल डेट एंड इंटरनल डेट। जो कर्जा होता है वो दो टाइप का होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले कंट्री से लेना या बाहर वाले इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक से ले लेना, और एक होता है इंटरनल जो लोगों से ले लेना या बैंकों से उठा लेना। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑन एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे मतलब पब्लिक डेट कैसे एग्रीगेट डिमांड को असर डालेगा, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इफ़ ड्यू टू पब्लिक डेट डिमांड फॉर द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट फॉल, देन स्पेंडिंग द अमाउंट कोलेक्टेड थ्रू पब्लिक डेट गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड वाइस वर्सा। अगर लोगों से गवर्नमेंट ने कर्जा लिया, पब्लिक से डेट उठा लिया, और उसकी वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जितनी गिरनी चाहिए थी उतनी नहीं गिरी, मगर ये सोचो जब गवर्नमेंट डेट वापस करेगी, रीपे करेगी, उससे मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा और उससे डिमांड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में क्या असर होता है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन या फिजिकल पॉलिसी इन केस ऑफ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, वो टॉपिक अलग है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इट रेफर्स टू फाइनेंसिंग ऑफ द डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट्स बजट। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो वो अपना खर्चा और आमदनी का हिसाब किताब देती है कि मेरा एक्सपेक्टेड खर्चा और आमदनी ये है, तो जो भी उसमें घाटा पड़ता है उस घाटे को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। व्हेन द गवर्नमेंट मीट्स इट्स बजटरी डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक, इट इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर जो भी घाटा होता है उस घाटे को पूरा करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है, कंट्री का हेड बैंक होता है, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहा जाता है। मतलब उसको सिंपली ये कह देते हैं भाई तू नोट छाप दे, मतलब घाटे को पूरा करने के लिए नोट छपवा देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इनकम ऑफ द पीपल गोज अप एंड अलॉन्ग विद इट एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो गोज अप। तो खुद सोचो, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे, नए नोट छापेंगे, मार्केट में नया पैसा आ जाएगा, तो लोग डिमांड तो करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ऑल गवर्नमेंट्स मेक एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग दीज डेज। हर एक कंट्री, इवन अमेरिका डेफिसिट फाइनेंसिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। कोरोना के टाइम पे पैसा इकॉनमी से गायब हो गया था, तो क्या किया उन्होंने दबादब नोट छापे, हर एक कंट्री ने नोट छापे। इसी वजह से देखो आजकल हर एक कंट्री में क्या है, हर एक कंट्री में प्राइजेस बहुत राइज हो चुके हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो सेंट्रल बैंक है उन कंट्री के, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ाई जा रहा है। देयर इज ऑलवेज एन एप्रीहेंशन ऑफ राइज इन प्राइस ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से हमेशा प्राइजेस बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पैसा आता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको फिजिकल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन के टाइम पे फिजिकल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको इधर उधर जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम किसी भी ड्रैगन को वश में कर सको। क्या तुम जानती हो तुम किससे बात खर्चा है उसे कम कर देना चाहिए ताकि फ्रेश मनी मार्केट में आना बंद हो जाए या ना आए। तो इसमें क्या लिखा हुआ मैंने, वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। महंगाई का मेन जो है वजह यही है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया हुआ है और इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा है। इट इज़ देयरफॉर imperative that to curb inflation, government should reduce its unnecessary expenditure to मिनिमम एज पॉसिबल। तो सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा खर्चा अब रोकना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि मार्केट में नया पैसा ना आए। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन पब्लिक डेट। तो जो फालतू पैसा है वो निकालने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डेट ले लेना चाहिए, पब्लिक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से पैसा कर्जे में उठा ले। ठीक है। विद द व्यू ऑफ रिड्यूसिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, it is necessary to mop up the purchasing power of the private sector through public borrowing। तो गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या जो एक्सेसिव मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को रोकने के लिए क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर की जेब में जो परचेजिंग पावर है उसको निकालने की कोशिश करेगी थ्रू पब्लिक डेट्स। ठीक है। सरकार कर्जा ले लेगी, अपने बॉन्ड्स इशू कर देगी, ट्रेजरी बिल्स इशू कर देगी ताकि लोग खरीदें।
दिस मे बी डन बाय द सेल ऑफ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं उनको सेल ऑफ करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर खरीदे और उनके पास जो फालतू पैसा है वो सरकार की जेब में चला जाए ताकि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट, जब भी ओल्ड डेट जो सरकार ने लिए हुए पुराने कर्जे वो वापस करने की डेट आएगी तो सरकार को उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वापस कर दिए ऊपर से महंगाई है, मार्केट में और पैसा आ जाएगा तो मनी सप्लाई भाग जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग जाएंगे। अनदर वे ऑफ चेकिंग द इन्फ्लेशन इज to defer the repayment of such debts as have fallen due, जिनकी ड्यू डेट आ गई और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है तो गवर्नमेंट को उनको क्या कहना चाहिए कि भाई आप हमारे पास 3 महीने 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने क्या एक और कर लो, उससे हम और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे आपको, ठीक है। इट विल रिस्ट्रिक्ट द करंट फ्लो ऑफ मनी इन द इकॉनमी, अगर सरकार अभी की अभी उनको मैच्योर कर देगी तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देगी और उनको कह देगी कि अब तुम 3-6 महीने या 9 महीने के बाद ही निकालना और तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूरा जितना तुम्हारा बनता है उतना मिलेगा ताकि फ्रेश मनी मार्केट में ना आए। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेस। टू चेक इन्फ्लेशन गवर्नमेंट शुड लेवी न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट ऑफ ओल्ड वंस। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नए टैक्स लगाए, क्योंकि टैक्स लगाएगी तो प्राइजेस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा मगर उससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी ना, ठीक है। इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट टैक्सेस शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। टैक्सेस उस हिसाब से लगाने कि प्रोडक्शन ना असरदार हो। अब खुद सोचो, अगर प्रोडक्शन असरदार हुई, प्रोडक्शन रुक गई जिसकी वजह से सप्लाई गिर गई तो प्राइजेस तो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। समझ गए बात। तो सरकार टैक्स तो लगाए मगर ऐसी जगह लगाए जहाँ पे जो है सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ता, जैसे सप्लाई पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इज डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो मनी की वैल्यू का गिरना या इन्फ्लेशन होना ये एक ही बात होती है। हेंस टू चेक द इन्फ्लेशन इट इज़ नेसेसरी टू ओवर वैल्यू इट। अगर इन्फ्लेशन को चेक करना है या कंट्रोल करना है तो मनी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। मनी की वैल्यू बढ़ाना मतलब कि गिवन मनी में ज़्यादा सामान आना चाहिए, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आने चाहिए। तो जब भी मनी की वैल्यू बढ़ेगी इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट्स डिक्रीज। तो जब भी मनी की वैल्यू बढ़ती है तो हमारे इंपोर्ट्स तो बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट गिर जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन में ऐसे ही होता है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू है कि हमारी करेंसी हमें चाहिए होगी ना, बाहर वाली तो नहीं चाहिए होगी। नेक्स्ट आ जाता है सरप्लस बजटरी पॉलिसी या सरप्लस बजट पॉलिसी। बजट क्या होता है? गवर्नमेंट का खर्चा और आमदनी। तो गवर्नमेंट का खर्चा अगर ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं। सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सरकार का खर्चा कम है और आमदनी ज़्यादा है। इट इम्प्लाइज दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी लेस देन द रेवेन्यू। गवर्नमेंट को खर्चा कम करना चाहिए और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए ताकि मार्केट में जो फालतू पैसा है वो निकल जाए। इट विल हेल्प टू चेक इन्फ्लेशन। इससे इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं। पीपल विल हैव लेस परचेजिंग पावर व्हेन द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज़ मोर देन इट्स एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, आमदनी है, वो ज़्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो लोगों की इनकम्स और परचेजिंग पावर अपने आप गिर जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट में पैसा खर्च ही नहीं रही। एज अ कंसिक्वेंस डिमांड एंड प्राइस लेवल विल फॉल इन केस ऑफ सरप्लस बजट। तो बजट सरप्लस होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फिस्कल पॉलिसी एंड डिफ्लेशन क्या होता है, और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।